सो हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो चैप्टर का नाम है मोशन। क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है। इसको डिटेल में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो मोशन इज द रिलेटिव टर्म। सो भाई मोशन इज रिलेटिव टर्म, ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव होते हुए देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे हैं एंड गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, साइकिल पे एक पर्सन मूव कर रहा है। सो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं? सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? व्हाई डू वी से दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है सारे के सारे? तो इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो मोशन के बारे में बात करते हैं पहले तो। ओके, मोशन एक्चुअल में डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय मोशन, मोशन से हम क्या मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी एक सड़क पे मूव कर रही है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार। सो यहाँ पे कार है और साथ में ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर एक रेस्ट पोजीशन में है और गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर द कार इज इन मोशन बिकॉज ऑब्जर्वर उसको रेस्ट पोजीशन में देख रहा है। द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के हिसाब से कार की पोजीशन चेंज कर रही है। सो द कार इज इन मोशन, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार मोशन में है। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो एक बॉडी को हम मोशन में कब बोल सकते हैं? जब इसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करती है। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो यहाँ पे एक क्लॉक दे रखी है जिसकी नीडल आगे की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स नीडल इज ऑल्सो मोशन बिकॉज अगर मैं रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के हिसाब से देखूं तो ये जो घड़ी की सुई है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इन मोशन। So the position of the hand of the clock changes continuously. So that is why we can say this is in motion. So यहाँ पे हम देखेंगे पहाड़ पर से ऊपर से पानी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। So because पानी की पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज कर रही है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस वाटर इज इन मोशन। अगर मैं यहाँ पे देखूं अपना सोलर सिस्टम, सो अर्थ सन के चारों ओर तरफ घूमती है बिकॉज सन एक स्टिल कांस्टेंट पोजीशन पे है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर अर्थ मूव कर रही है, अकॉर्डिंग टू सन अर्थ मूव कर रही है। सो अर्थ इज इन मोशन ड्यू टू रिवोल्यूशन। द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। सो दैट इज व्हाई वी कैन से आवर अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन। सो यहाँ पर हमें कुछ सिग्नल दिखाए गए हैं। सपोज करिए यहाँ पे रेड सिग्नल है। तो बट देन व्हाट इज द मेंट बाय रेस्ट? तो रेस्ट का क्या मीनिंग हुआ? अगर मुझे मोशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि अगर ऑब्जर्वर एक रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर ले लूं मैं और उसके हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करिए, सराउंडिंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करिए, इट मींस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो रेस्ट का क्या मीनिंग हुआ? लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट अ सिग्नल। सो एक ऑब्जर्वर ने देखा कि एक कार सिग्नल पे रुक गई क्योंकि रेड सिग्नल था। सो अभी ना ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है ना ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। सो द पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कार की पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से नहीं चेंज हो रही। इट मींस वी कैन से कार इज एट रेस्ट। सो रेस्ट का क्या डेफिनेशन हुआ? ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो एक कार को रेस्ट में हम बोल सकते हैं, एक बॉडी को रेस्ट में बोल सकते हैं जब सराउंडिंग के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज ना हो। आई होप दिस वन इज क्लियर। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मीन्स कि मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। देखने वाला कौन है? सपोज करिए कि आप और आपका दोस्त बस में मूव कर रहे हैं और बस आगे की तरफ जा रही है। सो आपके दोस्त के हिसाब से तो आप रेस्ट में हुए क्योंकि आपके दोस्त के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन कोई अगर पर्सन, थर्ड पर्सन बस के बाहर से आपको देख रहा है तो उसके हिसाब से बस मूव कर रही है और बस में आप हैं तो आप भी मूव कर रहे हैं। सो आपके दोस्त के हिसाब से आप रेस्ट में हैं, लेकिन एक पर्सन बाहर से देख रहा है उसके हिसाब से आप मोशन में हैं। सो एक ही टाइम पे हम रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। सो दैट इज वाई वी कैन से मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। एक और एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक स्टैच्यू हमें दिया गया है। सो कुछ देर के लिए हम एस्ट्रोनॉट बन जाए। यहाँ पे हमने अर्थ का एग्जांपल लिया और साथ में यहाँ पे एलियंस है। तो एलियंस के हिसाब से अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है एंड अर्थ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हुए वो भी सारे मूव करेंगे। तो
रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से या सराउंडिंग के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो कोई पर्सन अगर इसी स्टैच्यू को देख रहा है अर्थ के अंदर से, तो उसके हिसाब से ये स्टैच्यू रेस्ट में है। लेकिन कोई एलियन या एस्ट्रोनॉट इस स्टैच्यू को देख रहा है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट दिस स्टैच्यू इज इन मोशन, बिकॉज ये अर्थ के अंदर है और अर्थ मूव कर रही है, तो ये स्टैच्यू भी मूव करे। उसी हिसाब से अगर हम अपने घर को देखें तो हमारा घर भी रेस्ट में है, लेकिन अगर हम अर्थ के बाहर से अपने घर को देखें तो दैट इज इन मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म, मीन्स डिपेंड करते हैं कि हमें देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है। सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट एंड मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। A body can be moving for one observer and at the same time rest for another observer। तो एक बॉडी जो है वो एक पर्सन के लिए मूव कर सकती है, लेकिन सेम बॉडी उसी टाइम पे दूसरे पर्सन के लिए रेस्ट में हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम देख कहां से रहे हैं। सो दैट इज वाई इसी चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म। सो मोशन इज रिलेटिव टर्म डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। सो चलो एमसीक्यूज सेट कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोशन इज सेड टू बी, सो ऑप्शंस आर रिलेटिव, रिलेशन, चेंजिंग एंड नन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिलेटिव। मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स। सो व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स, सो फिल इन द ब्लैंक्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सो एक बॉडी अगर पोजीशन उसकी चेंज हो रही है सराउंडिंग के हिसाब से, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड दैट इज स्टेशनरी फॉर अनदर पर्सन। सो ये तीनों के आंसर मैंने आपको बता दिए। आई होप नाउ ये क्लियर हो गया। तो डिफाइन मोशन, ये भी क्वेश्चन है, मोशन क्या होता है। सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर, डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग। रेस्ट इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म। सो ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको बताई गई है। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। A body said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding, and motion is relative. A body can be moving for any observer and at the same time body can be rest for the different observers. So then we can say that motion rest में भी हो सकता है, object rest में भी हो सकता है, object motion में भी हो सकता है। So motion is relative term at the same time. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। एंड एक एक्टिविटी भी हम करेंगे कि कैसे हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उनके बीच का डिफरेंस को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मोशन। दो तरीके का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो पहले बात कर लेते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन की, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट लाइन है वो मैंने मार्क कर रखी है रेड कलर में। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, सो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पे क्लॉक की नीडल है, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, सो वी कैन से दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन। द हैंड ऑफ द क्लॉक कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है लेकिन यहाँ पर भी टाइम इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये वर्ड फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। A flying bird covers unequal distance in equal interval of time, so that is why we can say this is the case of non-uniform motion. So in uniform motion acceleration is zero because acceleration depend करती है change in velocity पे, और यहाँ पे change in velocity नहीं हो रहा, distance and time equal है, so that is why we can say this is the acceleration in uniform motion is zero. But in case of non-uniform motion the acceleration is not constant because velocity change कर रही है, so change in velocity acceleration होता है and velocity अपने हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, so acceleration भी कम ज्यादा हो सकता है। ये velocity के change पे डिपेंड करता है। सो चलिए, आई थिंक नाउ डिफरेंस क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म का एंड कौन सा एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म का। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, सो बताइए कौन सा एग्जाम्पल है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ओके ऑब्वियसली बात है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेन मूव कर रही है। सो ट्रेन तो इक्वल डिस्टेंस नहीं मूव करती, ट्रेन एंड इक्वल डिस्टेंस भी मूव कर लेती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो दिस इज द केस ऑफ, ऑब्वियस बात है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक केस आ गया ये। ओके, नेक्स्ट वन एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक नीडल का जो कि क्लॉक की मूव कर रही है। सो ऑब्वियस बात है, दिस इज द एग्जांपल, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक इज यूनिफॉर्म।
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रही है, सो दैट इज वाई। सो ट्रैफिक है यहाँ पे, तो जो गाड़ियां हैं वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी, टाइम तो इक्वल ही रहेगा। सो बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, सो दैट इज वाई वी कैन से दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड। सो मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन एन एक्सट्रीमली बिजी रोड। वेरी गुड। सो वर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, दिस इज द ऑल्सो केस ऑफ, बिकॉज हमने ये तो एग्जाम्पल पहले भी देख लिया। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें हमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का और ज्यादा डीप में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो there are three persons. First one is Amar Akbar and third one is Anthony are traveling by their own car. Let us understand whose car is moving with uniform motion. तो तीन पर्सन है, अमर अकबर और एंथनी, अपनी अपनी गाड़ियों से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने देखना है कि किसका यूनिफॉर्म मोशन है, किसका नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ्स या कुछ हमें टेबल दिया गया है, एक पॉइंट्स दिए हैं कुछ। सो क्लॉक टाइम दिया है, डिस्टेंस अमर ने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, डिस्टेंस अकबर ने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस एंथनी ने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया। सो 5 बजे स्टार्ट कर दिए तीनों ने। सो टाइम का जो डिफरेंस है वो आधे आधे के घंटे का है। आगे हम 6 बजे लेंगे, फिर 6:30, फिर 7 बजे, 7:30 एंड 8 मीन्स का डिफरेंस आधे आधे घंटे का है। ओके। 5 बजे अमर रेस्ट पोजीशन पे था, अभी घर में अपनी गाड़ी में बैठा था। एंड फिर 5:30 बजे उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर 40, फिर 6, 6:30 बजे उसने 60 किलोमीटर, एंड 7 बजे 80 किलोमीटर, एंड आफ्टर दैट एट 7:30 ही कवर्स 100 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट एट 8 o'clock ही कवर्स 120। मीन्स अगर मैं डिफरेंस देखूं तो वो 20 20 20 का ही डिफरेंस या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन हाफ एन आवर। सो वी कैन से, बिकॉज यहाँ पे देखो इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम है। सो वी कैन से इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अकबर की। सो अकबर 5 बजे एट रेस्ट पोजिशन पे था, लेकिन जैसे 5:30 बजे तो उसने 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड 6 o'clock ही कवर 36 किलोमीटर। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 18 18 का है, लेकिन आगे देखते हैं कि 18 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे 18 का डिफरेंस नहीं आया, तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म, बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। आगे 70 किलोमीटर, 95 किलोमीटर एंड 120 किलोमीटर। सो दैट इज वाई वी कैन से दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज यहाँ पे टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो गई। यहाँ पे 18 18 लेकिन 6 28 25 25 डिस्टेंस वेरीज, सो दैट इज वाई ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। एंथनी का डिस्कस करते हैं। सो एट 5 o'clock वो उसका डिस्टेंस उसने 0 कवर किया था। एट 5:30 he covers 14 किलोमीटर, एट 6 o'clock he covers 28 किलोमीटर, एंड आफ्टर दैट 6:30 पे 42, एंड 56 70 एंड 84। तो हम अगर डिफरेंस देखें तो 14 किलोमीटर का ही आएगा। हाफ एन आवर में वो 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो if the distance is equal, if the time is equal, so that is why we can say this is also the case of यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पे अमर भी यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है, बिकॉज उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंथनी ऑल्सो कवर्स नॉन सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज ही ऑल्सो कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि अकबर का यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो बात करते हैं मोशन की कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, उनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ओके, पहले तो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर। जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, सो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, स्पीड को, इन सब चीजों को मेजर कर सकता हूँ। सो जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हैं दैट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। सो यहाँ पे जैसे पर्सन मूव कर रहे हैं आगे, दौड़ लगा रहे हैं, सो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो ये हमने देख लिया। कैन टाइम बी मेजर? हाँ, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे 7:30 हुए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सो मेजर कर सकते हैं। 1 घंटे का डिस्टेंस डिफरेंस आया, 2 घंटे का डिफरेंस आया, सो दैट इज वाई वी कैन से टाइम इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज उसको हम मेजर कर सकते हैं। यस, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो कैन लव बी मेजर? सो लव तो हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। सो आई होप नाउ डिफरेंस इज क्लियर, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। सो फिजिकल जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज अगेन टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है
वेक्टर एक होती है स्केलर। सो इनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं, स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिन जो डिपेंड करती है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे अलोन। मैग्नीट्यूड अलोन मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती हैं, तो उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई वैल्यू होगी एक सिंगल, ओके, एक कोई एक नंबर हो सकता है। जैसे मैं बोलूं डिस्टेंस 5 किलोमीटर, सो एक वैल्यू है 5 किलोमीटर, एक नंबर है, सो दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओके, और उसी की वजह से हम डिस्टेंस को भी बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल टाइम हो गया, क्योंकि टाइम 5 बजे, एक मैंने वैल्यू बता दी पर्टिकुलर, एक कोई नंबर बता दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास हम मेजर करते हैं तो इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सो एक सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ती है हमें, सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर की बात करते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है साथ में डायरेक्शन भी होती है, दोस क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड नाउ यू ऑलरेडी नो, मैग्नीट्यूड मींस कोई नंबर होगा, कोई एक सिंगल वैल्यू होगी, सो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, लेकिन साथ में इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। सो वेक्टर और स्केलर में वही डिफरेंस है कि मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ वेक्टर में होती है। सो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए, तो एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन सी डायरेक्शन में मेहनत करनी है, हमें 11th क्लास में मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आपने रखना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। डायरेक्शन अगर आपको पता होगी तो आप फिर एक लाइफ में बढ़िया गोल तक पहुंच सकते हो इजीली। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं फोर्स। फोर्स की एक वैल्यू होती है, साथ में एक डायरेक्शन भी होती है, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सो द फोर्स, टू मेजर फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। फोर्स को मेजर करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक पर्सन पुल कर रहा है, सो डायरेक्शन हमें पता है अपनी तरफ खींच रहा है, और कितनी फोर्स लगी ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, एक नंबर बताते हैं, और साथ में डायरेक्शन भी बता देते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है। सो वेक्टर के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इवन वेट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट्स। तो यूनिट्स बेसिकली हम दो ही तरीके की डिस्कस करेंगे, एक तो होती है एमकेएस सिस्टम एंड एक होगी सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सो एम मींस दैट इज द मीटर, एंड के मींस किलोग्राम, एंड एस मींस सेकंड। जिन चीजों को हम मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में मेजर करेंगे उसको हम एमकेएस सिस्टम बोलेंगे। इसको हम जनरली एसआई सिस्टम भी बोल देते हैं। सीजीएस क्या होता है, जिसमें हम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड मींस लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, वेट को हम ग्राम में मेजर करेंगे, एंड टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, तो उनको हम सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। सो एमकेएस को हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इसका एक एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है। ओके, आफ्टर दैट आई होप दिस वन इज क्लियर। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जैसे एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पर पर्सन खेल रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सपोज करिए एक पर्सन ए पॉइंट पर है और वो दौड़ना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। सो अब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ वो एक इस सर्कल में मूव कर रहे हैं, लाइक दिस। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो इस तरीके से मूव किया, और ए से बी तक ये जो डिस्टेंस आई उसकी 250 मीटर आई। ओके, सो द एथलीट कवरिंग अपार्ट 250 मीटर बिटवीन ए एंड बी। तो एथलीट ने 250 मीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेजर कर लिया। सो दिस इज नोन एज डिस्टेंस। जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस इस एथलीट ने कितना कवर किया, दैट इज द 250 मीटर। सो दैट इज वाई डिस्टेंस इज 250। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता या एक्चुअल पाथ नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस पता है तो मैं उसका डबल करके यहां तक इसका डायमीटर निकाल सकता हूं। सो शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो डिफरेंस आई होप नाउ इज क्लियर दैट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सो डिस्टेंस यहाँ पे 250 आ गया, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, दैट इज ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, सो दैट इज वाई। ओके, डिस्प्लेसमेंट नो ऑलरेडी नो, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ पर्सन अगेन स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ए और वापस से घूम के वो फिर से बी पॉइंट तक, सॉरी ए पॉइंट तक वापस से पहुंच जाता है। तो इस केस में उसका डिस्टेंस कितना हुआ, वी ऑलरेडी नो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है। तो अगर 250 मीटर यहां तक था बी पॉइंट तक, तो 250 मीटर ही आगे तक होगा, तो 250 प्लस 250 इज
500 मीटर पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो डिस्टेंस इज 500 मीटर क्योंकि उसने टोटल 500 मीटर ट्रैवल किया, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए कितना हो गया, दैट इज जीरो। सो दैट इज वाई वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, सो यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में भी हम इसको देख लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिस्टेंस उसने 250 मीटर ट्रैवल किया, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 160 का था। एंड फ्रॉम ए पॉइंट टू ए पॉइंट अगेन डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज 250 प्लस 250 500, एंड बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आया, दैट इज 0 मीटर। नाउ आई होप दिस वन इज क्लियर। सो कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। एक तो आपको पता चल गया डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस उस केस में, प्रीवियस केस में कितना आया था, 500 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सो दैट इज वाई इट इज जीरो। इट इज अ स्केलर, ये ऑलरेडी पता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, ये भी हमें पता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है थोड़ा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल हो सकता है या तो ग्रेटर हो सकता है, एंड इसका अपोजिट भी हम देख सकते हैं। जैसे इस केस में बात करते हैं डिस्टेंस कैसे इक्वल एंड ग्रेटर होगा, देखते हैं आगे। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा, इसका अपोजिट मींस ये ग्रेटर है तो ऑब्वियस बात है ये फिर लेस देन ही होगा, इक्वल है तो ऑब्वियस बात है इक्वल ही होगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 250 डिस्टेंस था तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 160 हो गया, सेम केस था, एंड यहाँ पे 500 हो गया तो यहाँ पे जीरो हो गया। जैसे इक्वल की बात करते हैं तो अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चले तो इसी यही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और यही इसका डिस्टेंस हुआ। सो इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन एट ए पॉइंट ए। सो ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट अपना मोशन को स्टार्ट करता है, वो बी पॉइंट तक जाता है, फिर सी तक जाता है, फिर डी तक जाता है, एंड वापस से वो ए तक आ जाता है। आपको बताना है इस केस में उसने कितना डिस्टेंस एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, सो 3 मीटर प्लस 5 दैट इज द 8, एंड फिर से 3 प्लस 5 8, सो 8 प्लस 8 कितना हो गया, दैट इज द 16 मीटर। सो डिस्टेंस इज द 16 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सो ए पॉइंट से ए पॉइंट तक का दूरी कितना है, जीरो है, सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज जीरो। सो यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, सो डिस्टेंस इज 16 बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पाथ। एंड इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, सो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया, दिस इज जीरो क्योंकि ए पॉइंट से ए पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस, सो वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, साथ में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आंसर बी इज द राइट आंसर। when an when an athlete runs on a circular track and reaches the same point, तो जब एक एथलीट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है और सेम पॉइंट पे रीच कर जाता है तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, एंड डिस्टेंस तो ऑब्वियस बात है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो डिस्टेंस ग्रेटर ही होगा, सो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो फिर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तब वो जीरो नहीं हो सकता। अदरवाइज कुछ और केस हो सकते हैं जिसमें वो जीरो भी हो सकता है। सो यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट चल रहा है और ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। सो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट तक चला और वापस से फिर से ए पॉइंट तक नहीं आ गया, सो इस केस में इसका डिस्टेंस 30 प्लस 30 दैट इज 60 हो गया, डिस्टेंस 60 हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। सो डिस्टेंस इस केस में 60 एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से क्या जरूरी है, इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये ट्रू नहीं है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, सो बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कभी भी इट कैन नॉट बी जीरो, तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, और इसका मैग्नीट्यूड
डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से या तो लेस होगा या इक्वल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की एंड यूनिट एंड देयर रिलेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। सो स्पीड एंड वेलोसिटी अलग अलग से डिस्कस करेंगे। पहले तो स्पीड डिस्कस करते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम है, दिस इज नोन एज स्पीड। एंड वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और स्पीड विद डायरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड में अगर मैं डायरेक्शन ऐड कर दूं तो उसको भी हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये तो डेफिनेशन आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी। फॉर्मूला देख लेते हैं इनका। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एंड वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हम वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इट इज इधर इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। ओके, सो स्पीड वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है। सो इसका अपोजिट देख लेते हैं। तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल का तो इक्वल रहेगा, लेकिन फिर यहाँ पे ग्रेटर है तो वेलोसिटी लेस हो सकती है या तो फिर इक्वल हो सकती है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर या तो किलोमीटर, अगर मैं एमकेएस में देखूं तो मीटर आएगा। एंड मीटर अपॉन टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सो मीटर अपॉन सेकंड। सो यूनिट क्या बन गया स्पीड का? मीटर पर सेकंड, जो कि सेम वेलोसिटी, सॉरी हाँ, वेलोसिटी का भी यूनिट सेम ही होता है, तो मीटर पर सेकंड। एंड वेलोसिटी का भी और स्पीड का दोनों का सेम। सीजीएस में देखें तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, सेकंड का यूनिट तो सेकंड ही रहता है, टाइम का यूनिट तो सेकंड ही रहेगा। सो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, सो सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में आ गया। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हैं एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम बोलते हैं वेलोसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। सो जैसे बेसिकली कमर्शियल यूनिट हम किलोमीटर पर आवर ही यूज करते हैं स्पीड वेलोसिटी का। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है? वी ऑलरेडी नो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एंड 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। बट 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं? दैट इज द 3600 सेकंड होते हैं। ओके, सो अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, सो किलोमीटर की जगह मैं ऑब्वियसली बात है 1000 मीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया। एंड आर की जगह में सेकंड में चेंज करना हो, क्योंकि यूनिट मीटर पर सेकंड में आती है, इसलिए मुझे यूनिट चेंज करनी पड़ी, तो 3600। तो दो जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गई एंड 10/36 बना। तो ये 5 या 5 से नहीं 2 से कैंसिल हो सकता है। सो 2 5 जा 10 एंड 18 2 जा 36, सो 5/18 आंसर आ गया। सो 1 किलोमीटर पर आवर को कट कटा के 5/18 मीटर पर सेकंड बना। जैसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। 90 किलोमीटर पर आवर को क्वेश्चन है कि मीटर पर, पर सेकंड में चेंज करना है। सो 90 इंटू किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 5/18 होती है, यहाँ पे से हमने रिलेशन याद कर लिया ये। सो किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 और साथ में मीटर पर सेकंड पुट करते हैं। सो 18 के टेबल में 90 आता है, सो ये कट हो गया, दैट इज 5 पे, सो 5 इंटू 5 25, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ओके, आई होप दिस वन इज नाउ क्लियर कि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे चेंज करते हैं। या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आपको चेंज करना है, तो आप 18/5 मीन्स अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। सो क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? तो किन कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल रहता है? तो ऑब्वियस बात है, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तब, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केस देखा हमने कि स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, वैसे ही एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का भी इक्वल होगी जब दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जैसे ये वाला केस है। A cheetah is the fastest land animal and can achieve a peak velocity of 100 किलोमीटर पर आवर। सो velocity 100 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, up to a distance less than 500 meter. So if the cheetah spots its prey at a distance of 100 meter, what is the minimum time it will take to get its prey if the average velocity attains by it is 90 किलोमीटर पर आवर? सो ये क्वेश्चन में जो भी गिवन है पहले हम देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, सो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, सो कैसे कर सकते हैं? 19 to 5/18, so 5 के टेबल 18 5 is 90, so 5 into 5 that is the 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गया।
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो चीता मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वली होंगे, सो 100 मीटर आ गया। टाइम हम निकाल सकते हैं, दैट इज 100/25। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट आगे 100 एंड टाइम यहाँ पे दे रखा होगा, दैट इज 25। सो यहाँ पे सॉरी एवरेज वेलोसिटी दे रखी है 25, टाइम निकालना है हमें। सो टाइम हो गया 100/25, तो टाइम टेकन आ गया 4 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्पेस शिप से एक सिग्नल आया ग्राउंड तक, उसको पहुंचने में 5 मिनट लगे। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो वी ऑलरेडी नो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। सो यहां से यहां तक को सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वेलोसिटी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है। सो टाइम दे रखा है 5 मिनट, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं 5 into 60 आ गया, दैट इज 300 सेकंड। एंड स्पीड ऑफ द सिग्नल भी ऑलरेडी दे रखा है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। सो वी ऑलरेडी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ एंड टाइम की वैल्यू दे रखी है 5। सो 5 into 3, ओके 5 मिनट्स हैं, तो सेकंड में इसमें 300 सेकंड कन्वर्ट कर लिए थे हमने। सो 300 into 3 दैट इज अ 900। एंड इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻10 भी लिख सकते हैं। सो 9 × 10⁻10 मीटर इज द आंसर। आई नाउ दिस वन इज क्लियर। सो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आंसर भी साथ में मैं बता देता हूँ, सो अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो आप बता देना। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 16 मीटर, टाइम दे रखा है 4 सेकंड, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, और फिर बाद में वो 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक 16 मीटर का डिस्टेंस है, 4 सेकंड में ट्रेवल करता है, और आगे की तरफ चलता है वो, तो अगेन 16 मीटर जो है वो 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो उसकी एवरेज हमने स्पीड निकालनी है। वी ऑलरेडी नो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 16 + 16, यहाँ से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, तो ये हो गया 32 मीटर। एंड टोटल टाइम दैट इज द 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस 32 एंड टोटल टाइम 6। सो अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 32 / 6, तो ये कट जाएगा 5.33 पर मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड आ गई 5.33 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। सो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 90 मीटर लॉन्ग पूल है, सो 180 मीटर कवर करती है वो 1 मिनट में। तो टाइम दे रखा है 60 सेकंड बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो यहाँ पे वो वापस आ जाती है, तो एवरेज वेलोसिटी तो इस केस में 0 ही हो गई। सो पहले तो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। सो ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 90 मीटर। सो ए से बी तक वो जाती है और बी से वापस ए तक आ जाती है। सो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 90 + 90 दैट इज द 180 मीटर। ओके, टाइम टोटल टाइम टेकन दैट इज द 1 मिनट। सो टोटल डिस्टेंस 180, टोटल टाइम इज 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसलिए वो ए पॉइंट तक वापस पहुंच गई। सो इसलिए ये 0 हो गया। सो एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है टोटल, इसलिए एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही आ जाएगी। लेकिन हम डिस्टेंस की बात, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, उसमें डिस्टेंस हमें कुछ दे रखा है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 180/60, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 180 था, टाइम 60 था, तो यहाँ पे आ गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 18 3 पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी डिफरेंट टाइप का होता है। सो एक्सेलरेशन जिसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये जैसे हमारी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक्स होते हैं। सो देख लेते हैं acceleration की definition, rate of change of velocity is known as acceleration and change in velocity per unit time is also known as acceleration.
ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम भी बोल सकते हैं हम। सो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक है, सो गाड़ियां जो है वो बिल्कुल स्लो स्पीड से या रुकी हुई हैं, धीरे धीरे आराम से चल रही हैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इस केस में। सो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सो इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। ऑन अ बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल चेंजेस विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये इसका आ गया फॉर्मूला। एंड चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज की अगर मुझे चेंज लिखना है, जैसे वेलोसिटी का चेंज लिखना है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दूंगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो मुझे चेंज फाइंड आउट हो जाएगा। तो चेंज का मीनिंग ही होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूं, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से रिप्रेजेंट करूं, सो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज v minus u divided by t। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v minus u divided by t, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आगे यूज आएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। सो यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट हमने ऑलरेडी, या स्पीड का यूनिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, मीटर पर सेकंड होता है, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, सो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, सेकंड तो सेकंड में ही रहता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका सीजीएस में यूनिट आ गया। सो एक्सेलरेशन आगे तीन तरीके का होता है, दैट इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे प्लेन टेकिंग ऑफ। सो ये तो एग्जांपल हो गया, क्योंकि वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में चेंज हो रही है। सो दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, प्लेन लैंडिंग, प्लेन लैंडिंग मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट में लग रही है। सो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ओके, तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद है जीरो एक्सेलरेशन। सो अगर प्लेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गई, इट मींस स्पीड चेंज नहीं कर रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, और एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं करे, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो है। सो वेलोसिटी कांस्टेंट, इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। सो अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, ये कौन सा एग्जांपल आ गया। सो ये जीरो एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, अर्थ की स्पीड जो कांस्टेंट रहती है। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इन इज एन एग्जांपल ऑफ, एक कार रेस्ट में थी, मूव कर रही है, ये कौन सा एग्जांपल हुआ। सो ये एग्जांपल हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्योंकि इस वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय a body in a given direction in unit time is called, so distance in a unit time is known as velocity। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, unit of speed and velocity are same, unit of velocity and acceleration all same, and unit of speed and velocity are same only in MKS system। so unit of speed and velocity both are same, दोनों के यूनिट मीटर पर सेकंड होता है MKS में। नेक्स्ट इज ए बस डी डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि इसकी स्पीड 80 टू 60 किलोमीटर पर आवर हो रही है, एंड 5 सेकंड टाइम भी दे रखा है। सो 80 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड चेंज करना होता है, तो हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगर मैं इसको कट करूं, सो ये कुछ पॉइंट्स पे कट होगा। सो 22.22 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल स्पीड आ गई, एंड फाइनल स्पीड देखें तो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, 16 टू 5/18 मीटर पर सेकंड। सो अगर इसको काट दें तो ये बन गया 16.66 मीटर पर सेकंड। टाइम तो 5 सेकंड है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो यू ऑलरेडी नो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। सो फॉर्मूले में वैल्यूज जैसे हमने पुट करी एंड कैलकुलेशन करी फर्दर, सो 16 माइनस 66 माइनस 22 माइनस 22, तो ये आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। सो माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इसलिए हमने इसको डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी बोल दिया। सो आई होप नाउ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू। तो इस क्वेश्चन को आप, मैं टाइम देता हूँ, आप करना है इसको। ये मैं आंसर बता रहा हूँ, अगर आपको आंसर नहीं देखना है तो प्लीज आपको इस वीडियो को पॉज करिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए।
तो एक्सेलेरेशन इस केस में कितना आ गया, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। इफ देयर आर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज कर रही है टाइम के हिसाब से, इक्वल टाइम में, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, इस टू स्टार्ट विद द वैन इज एट रेस्ट, वैन रेस्ट में है और इसको स्टार्ट करना है एट जीरो टाइम, वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी अब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ, सो दैट इज वाई ये रेस्ट में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब जैसे ही ये आगे की तरफ टाइम हो रहा है, तो ये वैन आगे की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, 5 सेकंड में इसने 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन करी। एंड फिर नेक्स्ट 5 सेकंड की बात करते हैं, तो 10 - 5 डिफरेंस जो है वो 5 का ही आया, तो 16 - 8 फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे 8, अगेन 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसने अटेन करी। नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या हुआ, वेलोसिटी अगेन 8 की, क्योंकि 24 - 16 अगेन 8। एंड फिर 5 सेकंड के बाद फिर से डिफरेंस सेम रह रहा है, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है, दैट इज द 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड विद equal interval of time. So if change in velocity is equal with equal interval of time, then it is known as uniform acceleration, क्योंकि velocity constantly change कर रही है। So यहाँ पे difference 5 का आ गया टाइम में, और velocity में difference आ गया 8 का, so that is why we can say this is the case of uniform acceleration. नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की। सो अगर ऑब्जेक्ट का अनइक्वल वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बात करते हैं यहाँ पे फिर से सेम एग्जांपल, अगर बस आराम से चल रही है, पहले तो हमें बताए जीरो इसकी स्पीड है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी क्योंकि रेस्ट में ऑब्जेक्ट है। सो 0 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, एंड आफ्टर दैट ये नॉन यूनिफॉर्मली आगे मूव कर रही है। 5 सेकंड बीत जाने पर इसने वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड अटेन करी। एंड आफ्टर दैट 10 मिनट के बाद 15, एंड 15 के बाद 20। अगर मैं डिफरेंस देखूं, तो डिफरेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, यूनिफॉर्म नहीं आ रहा। टाइम तो 5 का डिफरेंस आ गया, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस देखें तो कभी 7 है, कभी 8 है, कभी 11 है, कभी 4 10 8 4 इस तरीके से आ रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं चेंज करी, ये नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करी है। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करेगी with equal interval of time, so we can say this is the case of non-uniform acceleration. Now I hope this one is clear. So question is, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? अगर equal displace, अगर equal velocity equal interval of time में cover करती है, so this is the case of uniform acceleration. And अगर unequal velocity equal interval of time में cover करती है, then this is the case of non-uniform acceleration. Next we will discuss about basic concept of graphs, distance time graph फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ के बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, डिस्कस करेंगे इनको, ये कैसी चीजें होती हैं। तो एक ग्राफ है, इसमें हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया। सो एक्स यहाँ पे दिस वन इज द ओरिजिन, जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। तो कौन सी क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस में लेनी है, कौन सी क्वांटिटी हमने वाई एक्सिस में लेनी है। सो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो किसी चीज पे डिपेंड करती है, उनको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, जैसे टाइम एक इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह के 10 बजे हैं, तो शाम के 5 भी बज जाएंगे, वो अपने आप हो जाएगा, टाइम बीतता जाता है अपने आप, तो वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। सो दैट इज वाई जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं उनको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं, और जो क्वांटिटी डिपेंड, जैसे डिस्टेंस तो डिपेंड करता है, अगर आप चलना स्टार्ट करोगे तभी डिस्टेंस होगा। मीन्स डिस्टेंस आपका आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, अगर आप चलोगे तभी आप डिस्टेंस कवर कर पाओगे, अगर नहीं चलोगे तो डिस्टेंस नहीं कवर कर पाओगे। लेकिन टाइम तो बीतता जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो दैट इज वाई डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, एंड एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का एग्जांपल दे रखा है। सो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, एक्स एक्सिस में ले लिया, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पे एक डाटा हमारे पास दे रखा है, जीरो पे डिस्टेंस जीरो थी, एंड 5 सेकंड के बाद 7 मीटर हो गई, 10 के बाद 14, 15 मिनट के बाद 21 मीटर, एंड सो ऑन, इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ता गया। सो हमने प्लॉट कर लिया, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, एंड डिस्टेंस जो कि मीटर में है वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया। सो यहां से यहां तक हमने जो स्केल थी, एक्स एक्सिस में हमने 0 to 5 मीन्स यहां से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 5 सेकंड के बराबर एज्यूम किया, एंड यहाँ 1 सेंटीमीटर हमने 7 मीटर के बराबर एज्यूम किया।
तो चलिए ओरिजिन पे 0 0 का ग्राफ हमने बना दिया, आगे हम प्लॉट करते हैं। सो 5 पे 7, सो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, तो ये ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है 5 7। नेक्स्ट 10 14, 10 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे, तो ये ग्राफ मिल गया, नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा। एंड आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, एंड फिर नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस आ जाएगी। सो अगर स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस आ रही है, सो दिस ग्राफ इज लीनियर। So the straight line in the distance time graph shows that the distance is increasing with time. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्टेंस जो है वो टाइम के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो ये 7 भी है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है। द बॉडी सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद है फाइंडिंग वेलोसिटी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मेरे पास हो तो मैं उसकी हेल्प से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्लोप से। एंड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वेलोसिटी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ओरिजिनल पहले वाला डिस्कस किया सेम ग्राफ है। सो वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर पॉइंट 5 7 10 14। ओके, सो इस पॉइंट को हमने x1 मान लिया, y1 मान लिया, इस पॉइंट को हमने x2 मान लिया, y2 मान लिया। सो स्लोप कैसे निकालते हैं? दैट इज द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। सो y2 कितना है 14 एंड y1 कितना है 7। सो 14 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 इज 10 डिवाइडेड बाई 5। सो 14 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, तो 7 अपॉन 5 आ गया। इसको मैं कट कर दूं तो 1.4 पे कट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, तो ये तो यूनिट वेलोसिटी की होती है। ओके, सो स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से। ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन ग्राफ। तो एक ग्राफ दे रखा है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है। सो वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये भी एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। तो 5 7 एंड 10 14 पे बतानी है, तो ये ऑलरेडी नो, ये हमने कर लिया। सो 1.4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे देखो टाइम तो सेम रह रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनइक्वली चेंज कर रही है, तो उनका ग्राफ कुछ अलग तरीके से आएगा। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को प्लॉट कर लिया, वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस मीटर में ले लिया। एंड यहाँ पे स्केल लिया हमने, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स के बराबर लिए, एंड वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स के बराबर लिए। तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ जिसको हमने 10 यूनिट्स के बराबर लिया, और यहाँ पे 2 सेकंड के बराबर। तो फर्स्ट था 2 1, एंड आफ्टर दैट 4 4, एंड आफ्टर दैट 6 9। तो इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट्स को मैच किया, और जब ग्राफ देखा तो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आई, ग्राफ जो है वो बेंड कर रहा है, कर्व जैसा है, नॉन लीनियर ग्राफ आया हमारे पास। सो इसका मतलब द ग्राफ शोज दैट डिस्टेंस इंक्रीजेस विद टाइम, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है। सो इट मींस दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उससे हम डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। सो एक्स एक्सिस सेम टाइम सेकंड में लिया, वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी ली मीटर पर सेकंड में। तो स्केल भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर लिया, एंड वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट के बराबर हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, एक पर्सन मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, इट मींस वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। ओके, सो इक्वल वेलोसिटी है यहाँ पे। सो 50 है, तो ये ग्राफ कुछ आगे की तरफ लाइन बन जाएगी, पर्सन आगे की तरफ मूव करे, क्योंकि वेलोसिटी तो उसकी सेम है, वो तो चेंज नहीं कर रही। ओके, क्योंकि ग्राफ ही यूनिफॉर्म मोशन का आ रहा है। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, और इसको ड्रॉप किया, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो ये पॉइंट एक्स एक्सिस में 3 था, एंड वाई एक्सिस में हमने इसको ऊपर की तरफ 50 लिया। सो हमारे कोऑर्डिनेट के आगे 350, जिसमें वेलोसिटी 50 है एंड टाइम 3 सेकंड है। कंसीडर पॉइंट 350, वी पॉइंट को हमने बोल दिया 350। ओके, सो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, अदरवाइज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है अगर डायरेक्शन हो तो। ओके, सो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी 50, एंड टाइम था हमारे पास 3, सो 50 इंटू 3 150। ओके, पर्सन आगे की तरफ अगर मूव किया, ठीक है, सेम डिस्टेंस सी पॉइंट तक पहुंच गया, तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ करा, क्योंकि केस ही यूनिफॉर्म मोशन का है। तो 3 सेकंड में जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आगे वेलोसिटी, सॉरी, जितना 3 सेकंड में इसका वेलोसिटी या डिस्टेंस था, उतना ही आगे 6 सेकंड के बाद भी आएगा। इसको हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये 6 इंटू 50 आ गया, बट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था और टाइम था,
यहाँ से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, वो अगेन 3 सेकेंड था। दैट इज 1, 2 एंड 3। सो अगेन हमारे पास ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस 300 या डिस्प्लेसमेंट 300, लेकिन मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 300 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 150। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। सो ये हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर दी, सेम ग्राफ जो हमने बनाया अभी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है एंड इसका हम, अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं एरिया भी फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और एरिया से हमें मिलता है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो उससे मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 एंड ब्रेड्थ इसकी आगे दैट इज 50। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, okay, so length 50 and breadth 3, so 50 into 3 which is equal to 150। so distance इस केस में कितना आ गया, 150 मीटर। ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है velocity time graph for uniformly accelerated motion। so velocity time graph accelerated motion के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। change in velocity of an car at a regular interval of time are given in the table, draw a velocity time graph। ठीक है, आपके पास कुछ टेबल दिया गया है, आपको velocity time graph इसे बनाना है। तो ये along x एक्सिस हमने टाइम ले लिया एंड along y एक्सिस हमने velocity ले लिया। तो ग्राफ में 0 पॉइंट पे 0, सो कोऑर्डिनेट पे आ गया ये पॉइंट, आगे 5 8। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो 5 8 ये पॉइंट्स हम बनाते गए एंड ये सारे पॉइंट्स बना लिए। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन एक स्ट्रेट लाइन आ रही है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मींस वेलोसिटी इक्वली चेंज कर रही है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है। फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल, कंसीडर टाइम इंटरवल फॉर 10 सेकेंड टू बी 20 सेकेंड। सो 10 सेकेंड से हमने 20 सेकेंड का इंटरवल लिया। सो बिटवीन पॉइंट डी एंड सी के बीच में ये पॉइंट आया। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ से लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करूं और यहाँ से भी लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करूं और ये आगे की तरफ लाइन बना दूं, तो आपको एक रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है और साथ में एक ट्रायंगल भी दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ट्रायंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं दोनों एरिया को ऐड कर दूं तो वो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और इसका एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो इस तरीके से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 16 इंटू 10, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 16। दिस वन इज 16 एंड आफ्टर दैट इंटू 10 एंड दिस वन इज ओके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस वन इज हाइट एंड बेस कितना था, दैट इज 10 to 20, तो ये 10 ही आ गया एंड हाइट है 16 to 32, तो ये भी 16 ही आ गई। ओके, सो 180 प्लस 160 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 240। सो एक्सेलेरेशन वी ऑलरेडी नो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कुछ पॉइंट्स लिए हमने, ये एक पॉइंट है 10 16 जिसको हमने ए नाम ले दिया, और बी पॉइंट जो कि 20 और 32 है जिसको हमने बी नाम ले लिया। सो एक कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट x2 y2। सो स्लोप क्या होता है, दैट इज द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अगर मैं स्लोप की वैल्यू डाल दूं तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 32, y1 की वैल्यू 16, सेम x2 की वैल्यू 20 एंड x1 की वैल्यू 10। सो ये 16 अपॉन 10 आ गया। सो इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूं तो ये आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट एक्सेलेरेशन की आई। सो दैट इज वाई द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलेरेशन। तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान। हाउ टू बी श्योर इफ वी हैव टू फाइंड स्लोप एंड एरिया। तो कई क्वेश्चंस में हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, कई क्वेश्चन में स्लोप से हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपने ये भी पढ़ लिया, उसके बाद एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा। सो अगर यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं सो वो एक्सेलेरेशन बन जाएगा। ओके, अगेन एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो मुझे वेलोसिटी देगा, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं तो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो वी ऑलरेडी नो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होते हैं, मोशन में भी होते हैं। एक एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस करा था मोशन का एग्जांपल, दे आर कॉल्ड एज काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, सो काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन इनको बोलते हैं हम। इसमें हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है।
तो पहले तो बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की। फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टाइम को t से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम टेकन। Okay, second equation of motion है s is equal to ut plus half et square, where s is the displacement, u is the initial velocity, is the time taken, a is the acceleration, and t also again the time taken. Next, v, where v is the velocity, u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, and s is the displacement. So फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ये हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दे रही है, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सो सेकंड इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन मिल रहा है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं। एंड अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच की इक्वेशन देती है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, क्योंकि क्लास 9th में ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व करना होता है। सो यहाँ पे एक बस का एग्जांपल लिया। एक बस एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव कर रही है, जिसमें एट अ टाइम टी पे इसकी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी, क्योंकि ये रेस्ट में है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। सो s a पॉइंट से b पॉइंट तक का इसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। सो यहाँ पे जीरो टाइम, तो वेलोसिटी u एंड फिर आगे वेलोसिटी v। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं वेलोसिटी और टाइम का। तो यहाँ पे टी ले लिया, यहाँ पे यू एट रेस्ट में थी और यहाँ पे वी। तो यहाँ पे पॉइंट्स के बीच में हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। सो यू से बी तक इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ करी कोऑर्डिनेट्स में, और ये अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सो ये पॉइंट्स के नाम रख दिया हमने ए बी सी डी, जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं ए बी डी की बात करूं तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया और साथ में एक रेक्टेंगल नीचे की तरफ भी बन रहा है। ओके, सो ओ से लेके यू तक इनिशियल वेलोसिटी एंड यू से लेके वी तक दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे कर सकते हैं? मींस मुझे डी से सी तक का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो वी ऑलरेडी नो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी थी v, इनिशियल थी u। सो डी से यू सी तक की वेलोसिटी है v माइनस यू। ओके, सो ये लाइंस को हमने एंड ओ से टी तक का जो टोटल टाइम टेकन था वो हमने टी सपोज कर लिया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए ये डी से लेके ए तक का जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आया वो भी टी आ गया। ओके, ये चीजें आपको याद करनी है। सो ओसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ओसी को लिख सकते हैं दैट इज द ओडी प्लस डीसी। तो ये हमने लिख दिया। एंड अगर मुझे डीसी यहाँ से या सी डी निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज द, हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसको लिख सकते हैं बी माइनस यू। ओके, सो सी डी इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड सी डी इज द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी को हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। सो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, दैट इज द v माइनस सी। ओके, सो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला रिलेशन हम देख लेते हैं जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था। ये ग्राफ हमने पहले तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज सी डी अपॉन टी। यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज द सी डी, जिसको हम v माइनस यू भी लिख सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम तो हमें पता है टी से ही लिखते हैं। सो सी डी अपॉन टी। सो सी डी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज द ए टी, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू v माइनस यू। देन सो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 का यूज करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगी? दैट इज द v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि यहाँ पे ये हमने यूज कर लिया, ठीक है। एसीडी यहाँ कहाँ से आए? इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, तो टी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई किया तो एटी बन गया, विच इज इक्वल टू सी डी, और सी डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी v माइनस यू, तो v माइनस यू इज इक्वल टू एटी। यहाँ से इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन को मैं अगर रीअरेंज करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हमारे पास रिलेशन आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड की बात करते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ओ ई वी, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया डी ओ ई वी, ये सारा का सारा इसका हमने एरिया निकालना है। तो एरिया इनमें अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहले तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू ए क्वाड्रिलेटरल डी ओ ए बी, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने अलग अलग
से एरिया फाइंड आउट करना है, पहले तो हम इसका रेक्टेंगल का एंड आफ्टर दैट ट्राइंगल का, दोनों का अलग अलग से एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो रेक्टेंगल का प्लस ट्राइंगल का एरिया। सो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एंड ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो लेंथ की वैल्यू आ गई, दैट इज द ओ ई, ओ से लेके ई तक, और ब्रेथ की वैल्यू आ गई ई से लेके ए तक। सो ओ ई जिसकी वैल्यू टी भी है, ई ए जिसकी वैल्यू यू भी है। तो आगे चल के हम इनकी वैल्यूज को भी पुट करेंगे, आपको ध्यान में रखना है। प्लस 1/2 इंटू बी दैट इज द ब्रेथ जो कि है डी ए इंटू हाइट जो कि है ए बी, यहां से लेके यहां तक हाइट। ओके, तो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब आगे। ए ई की वैल्यू यू है, ओ ई जो कि डी ए के बराबर है, आप ग्राफ में साथ में देखते जाइए, जो कि वैल्यू टी है। ए वी जो कि सी डी के इक्वल है, जिसकी वैल्यू ए टी है। सारी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन के आगे ओ ई की जगह हमने टी पुट कर दिया, ए की जगह यू पुट कर दिया, डी ए की जगह टी, अगेन एट ए टी। तो ये सारी इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए इस इक्वेशन में डिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक और भी तरीका है। अगर मैं इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूं, ठीक है, ये ट्रेपेजियम भी बन गया, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूं, तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम? ट्रेपेजियम का एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो सम ऑफ द पैरेलल साइड ओडी जिसकी वैल्यू यू है, पिछले ग्राफ में भी हमने देखा, बी जिसकी वैल्यू यू है, ओ ई जिसकी वैल्यू टी है। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो कि है एस इज इक्वल टू सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a s। ओके, सो इस तरीके से हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, इसको आपने पहले तो चेंज करना है, बट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। सो गिवन इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो कि 0 है, क्योंकि ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो ऑब्वियस बात है वो पहले रेस्ट में होगी, तभी वो आगे की तरफ मूव करे। एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर दैट इज 1/100 करेंगे, तो ये 2/100 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, तो 0.02 एंड टाइम भी हमें दे रखा है 3 सेकंड। सो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑलरेडी नो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो u की वैल्यू हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है एंड t भी पता है, तो सारी इसकी सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमें आंसर मिल जाएगा 0 प्लस a की वैल्यू 0.02 इंटू 3। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मींस हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है, ऑन अ लेक एक्सेलरेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। देखिए हमें क्वेश्चन में पता है कैसे चलता है कि कौन सी चीज की वैल्यू दे रखी है, तो यूनिट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मींस की ऑब्वियस सी बात है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ये सेकंड दे रखा है, इट मींस फिर ये टाइम की ही वैल्यू होगी। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, तो 0 आ गई, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकंड दे रखा है। तो डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालना है। सो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन हमने अप्लाई कर दी। सो इस इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यू को जैसे पुट करा और कैलकुलेशन करी तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? दैट इज 96 मीटर। This is the last topic of this video. Circular motion, uniform circular motion, finding velocity of an object moving along a circular path. So uniform circular motion ये क्या होता है? लेट अस कंसीडर बॉडी मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। तो एक क्लोज पाथ, जैसे हमने स्क्वायर ले लिया, इसमें एक बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बॉडी सिर्फ 4 टाइम जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। मान लीजिए कोई पर्सन है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर दूसरे पॉइंट पे जाना है तो एक डायरेक्शन इसने यहाँ पे चेंज करी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 4 जगह इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। अगर मैं अलग शेप ले लूं तो जितनी टर्न करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 6 टाइम चेंज की डायरेक्शन, फिर आगे से आगे मैं डायरेक्शन देख, अगर मैं सर्कल बना दूं तो हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मींस दैट इज द स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट
रहेगी, तो उसको बोलते हैं हम, दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी along द circumference ऑफ द सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर रही है, और जब भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसको चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, एंड जब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है तो वो एक्सेलरेशन आ जाता है, इसलिए ये केस है एक्सेलरेटेड मोशन का भी। लेट अस कंसीडर बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका रेडियस आर था, जिसमें एक बॉडी मूव कर रही है। ओके, लेट द बॉडी टेक टी सेकंड टू गो वंस अराउंड द पाथ। इफ v इज द स्पीड, देन सो स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ओके, अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? टोटल स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इस केस में क्या आ गया? दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर अपॉन टाइम टेकन टी, इसलिए स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई आर अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। नेक्स्ट वन इज मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ओके, सो न्यूमेरिकल्स कुछ दिए हैं, ये आपको डिस्कस करने हैं, जैसे एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको याद करने हैं। इन फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। एन ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस को। एट एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एट 2400 किलोमीटर, एट द एंड ऑफ द ट्रिप। If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ओडोमीटर 2000, पहले गाड़ी चल चुकी थी, फिर बाद में 2400 किलोमीटर हो गया। ओके, तो मीन्स के डिस्टेंस उसने टाइम 8 आवर्स लिए, और डिस्टेंस कितना कवर किया? दैट इज द 2400 माइनस तो ये आ गया, दैट इज 400 किलोमीटर। एंड स्पीड निकाल सकते हैं हम, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो 400/8, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 किलोमीटर पर आ जाएगा। ओके, सो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, वी ऑलरेडी नो। सो ये कितना आ गया? दैट इज द 50 इंटू 5/18। सो ये कितना आ गया? दैट इज द 13.9 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आंसर इस क्वेश्चन का आपको बता देता हूँ। सो क्वेश्चन रीड कर लेने के बाद एंड फिर चलिए आंसर करते हैं। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ गया? दैट इज 1880/30, 26.67 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1.765 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड फिर अपने फ्रेंड्स से शेयर करके आप इसका बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड। ओके, थैंक यू।